नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो एसएससी एमटीएस द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आपके सक्षम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की हमारे द्वारा भरपूर कोशिश की गई है। इस वीडियो में साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके लिए प्रस्तुत है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए अपने एसएससी एमटीएस की एग्जाम को बेहतर करने के लिए। और साथियों, वीडियो में आगे जाने से पहले है आपको बता दें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आप अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को बेहतरीन कर सके। क्योंकि हम और हमारी टीम साथियों एसएससी एग्ज़ाम के लिए पूरे फोकस के साथ लग गए हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के संग्रह और साथ ही साथ वो अनुमानित प्रश्न जो कि पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल में इसी चैनल के माध्यम से साथियों आपके लिए करवाई जाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमसे अवश्य जुड़ जाइए। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से लगातार काम करते रहें और आपकी तैयारी को बेहतरीन करा सके। और उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके, ताकि इनका सही से रिवीजन कर सके आप उचित समय में साथियों, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर कुछ स्टार से साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम चलेंगे प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपका है कि सबसे हल्का धातु कौन सा होता है। साथियों, आपको याद रखना है कि सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। लिथियम आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर साथियों सबसे भारी धातु कौन सा होता है। जब हल्का धातु पूछे जाने की संभावना है तो हम साथ ही साथ भारी धातु को भी याद रखेंगे। तो सबसे भारी धातु साथियों आपको क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। उसके बाद साथियों आपसे पूछा जा सकता है सबसे कठोर धातु कौन सा होता है। सबसे हल्का धातु आप जाने लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो साथियों आपका हो जाएगा प्लेटिनियम। प्लेटिनियम साथियों आपका सबसे कठोर धातु होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसार का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो साथियों आपको याद रखना है संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है साथियों, हीरा होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है साथियों। कार्बन का यदि शुद्ध अपर रूप पूछ लिया जाए आपसे तो उसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों आशा करते हैं कि यहाँ तक की सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलेंगे अगले नंबर पे। अगला नंबर में आपसे पूछा जाता है साथियों कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है। आप एग्जाम में कई बार पूछे गए साथियों। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। आपको बता दें जानकारी के लिए कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी किस्म की कोयला पाई जाती है, तो आपको याद रखना है साथियों बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक प्रकार की कोयला बिटुमिनस पाई जाती है। आपको इस बात की भी याद रखनी है। और सबसे सर्वोत्तम और साथियों सर्वोत्तम कोयला का प्रकार होता है एंथ्रासाइट। आप इस बात को याद ही रखेंगे। उसके अलावा आपका अगला नंबर में है जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है साथियों सर्वाधिक शुद्ध रूप, शुद्धतम अगर जल की बात करें तो वर्षा का जल साथियों सबसे शुद्ध माना जाता है। वर्षा का जल, या साथियों आपके ऑप्शन में रह सकता है आशुद्ध जल। उसके बाद अगले नंबर में जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है मार्स गैस कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, आपको याद रखना है कि मार्स गैस कौन सा कहलाता है, मीथेन को मार्स गैस कहलाता है। तो साथियों आपको मीथेन याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद साथियों अगले नंबर पे है नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस कौन सा गैस कहलाता है, हीलियम। आपको हीलियम याद रखनी है साथियों। ये सारा कुछ पॉइंट साथियों आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके सक्षम प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर में है साथियों विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, तो आमीटर आपको याद रखना है। विद्युत धारा साथियों आमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगले नंबर पे साथियों आपसे पूछा गया है पारा का प्रमुख अयस्क क्या है। तो साथियों आपको याद रखना है सिनेबार। पारा का अयस्क जो होता है सिनेबार होता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। यदि साथियों आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें आपको कई बार मिल जाएंगे कि सिनेबार किसका अयस्क है या पारा का अयस्क क्या है। तो आपको सिनेबार याद रखना है साथियों। प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। यदि आपको आंसर याद होंगे तो आप ऑप्शन देख के समझ सकेंगे। चलेंगे उसके बाद प्रश्नों की ओर, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं देखते हैं इन्हें भी। उससे पहले साथियों यदि आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। और उसके अलावा साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा वीडियो के रूप में। जो भी साथियों आपको अच्छाई या बुराई लग रही है उसको कमेंट करके हमारे सक्षम जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। और साथियों ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जुड़कर आप ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी लगातार इसी चैनल के माध्यम से बेहतरीन हो सके। तो चलेंगे प्रश्न संख्या पहले में। आपका पहले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया।
तो आपको याद रखना है साथियों कि टेलीविजन का आविष्कार जो किया था जॉन लेडी वेयर ने किया था। आपका आंसर के रूप में नीचे प्रस्तुत है जॉन लेडी वेयर। साथियों आपको याद रखना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लेडी वेयर। उसके बाद अगला नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है रडार का आविष्कार किसने किया, तो टेलर एवं यंग। टेलर एवं यंग साथियों आपको याद रखना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे साथियों है आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने किया। किसने किया साथियों, न्यूटन ने किया। और साथियों आपको ये बात भी याद रखनी है कि न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, अर्थात भौतिकी का पिता कहा जाता है। साथियों न्यूटन को किसका पिता कहा जाता है, तो भौतिकी का पिता कहा जाता है। अब इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चौथे नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए। एक ही वर्ष के अलग अलग सेटों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कई बार पूछे गए हैं साथियों। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है। सिरका एवं अचार में साथियों एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद चलेंगे पांचवें नंबर में, आपसे पूछा गया है साथियों नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल आपको याद रखना है। छठा नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है दूध खट्टा होता है, किसके कारण खट्टा होता है साथियों, तो यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूध के खट्टे होने का कारण साथियों लेट्रिक अम्ल का होना है। किस अम्ल का साथियों, दूध का खट्टा होना कौन सी अभिक्रिया है, कमेंट करके उसे बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे साथियों, उसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में दे दिया जाएगा। तो साथियों दूध के खट्टे होने का क्या कारण है, उसमें उपस्थित लेट्रिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। और साथियों लेट्रिक अम्ल के कारण ही दूध से दही बनता है। क्या बनता है साथियों, दूध से आपका दही बन जाता है। आपको ये बात भी याद रखनी है कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक या फिर रासायनिक, तो आपको याद रखना है साथियों रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है साथियों, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया। क्यों साथियों रासायनिक प्रक्रिया क्यों है, तो आपको याद रखना साथियों जिस अभिक्रिया में साथियों पदार्थ को पुनः करना संभव ना हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जल से वाष्प बनना एक भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में वाष्प से पुनः जल बनाया जा सकता है, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों आप दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए यह आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। अतः दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न साथियों ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद अगला नंबर में आपसे पूछा गया है साथियों मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है। तो साथियों यदि आप कभी वोट दिए होंगे, वोटिंग किए होंगे, तो आपके उंगली में साथियों इंक लगा दिया जाता है, तो वो किसकी बनी होती है, जो कि काफी लंबे समय तक आपके हाथ में एक चिन्ह के रूप में रहता है। तो आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की वो जो होती है स्याही होती है साथियों, जो आपके चिन्ह के रूप में आपके हाथ में, आपके उंगली में कई दिनों तक रह जाते हैं, जल्दी वो आपके हाथ से नहीं छूटते हैं। तो आपको इसे भी याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद 8 नंबर में साथियों, 8 नंबर में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है, किस प्रकार से घूमती है साथियों, तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, आपको याद रखना है। साथियों दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा कि वे दो ग्रह कौन कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। साथियों बता दें ग्रहों से संबंधित कुछ बातों को, हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह है साथियों, जिसमें पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी ग्रह का दूसरा नाम नीला ग्रह है। और साथ ही पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, आपको इससे भी याद रखना है। शुक्र ग्रह को सांग का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। उसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति आपको याद रखना है साथियों, और सबसे छोटा ग्रह बुध आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्याज और लहसुन में गंध आने का कारण होता है, क्या कारण होता है, तो साथियों उसमें पोटेशियम के कारण गंध आती है। प्याज और लहसुन में साथियों पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण उसमें थोड़ी बहुत सुगंध आती है, गंध तो नहीं कह सकते हैं, सुगंध आती है, ठीक है साथियों। तो पोटेशियम आप याद रखेंगे, पोटेशियम के कारण ही प्याज और लहसुन में गंध आती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है साथियों एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है रोंटगेन। रोंटगेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में काफी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि कई बार पूछे भी गए हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही डाले जाते हैं। तो साथियों एक्स किरण की खोज रोंटगेन ने की थी, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में, 11 नंबर में आपसे पूछा गया है साथियों स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो साथियों आपको याद रखना ब्रांड सा स्कूटर के आविष्कारक है। साथियों आपको कमेंट करके ये बात बताने की कोशिश करना है
कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक साथियों कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट जरूर करना है। काफ़ी इजी प्रश्न है साथियों, आशा करेंगे कि आप जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है? तो कोल्ट आपको याद रखना है। कौन है साथियों? कोल्ट आपको याद रखना है रिवाल्वर के आविष्कारक के रूप में। उसके बाद चलेंगे 13 नंबर में। 13 नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपको याद रखना है फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अर्थात फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन की एक युक्ति है या यंत्र है, आप कह सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर में है साथियों आपका डीएनए संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया या फिर किसने दिया? तो आपको याद रखना साथियों वाटसन एवं क्रिक। कई बार पूछा गया है साथियों आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि प्रश्न जहां तहां से डाले गए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के एमटीएस के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको कई बार मिल जाएंगे वाटसन एवं क्रिक डीएनए के संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर पे। 15वां नंबर में आपसे पूछा गया है साथियों प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो साथियों आपको बता दें यूरिया, जिसका उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। यूरिया एक ऐसा तत्व था जो प्रयोगशाला में पहली बार बना था। ठीक है साथियों। उसके बाद 16 नंबर में आपसे पूछा गया है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना है साथियों ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर में आपसे पूछा गया साथियों भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है साथियों, आपके एग्जाम को लेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट साथियों आपको याद रखना है जो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था, तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलेंगे उसके बाद 18 नंबर में। 18 नंबर में साथियों आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की। अलग अलग ऑप्शन रहते हैं जिसमें एक रहता है पेनिसिलिन। आपको इस प्रकार से भी प्रश्नों को याद रखना है। उसके बाद चलेंगे 19वां नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की, जिसे आप लोग खसरा के नाम से भी जानते होंगे? तो आपको याद रखना साथियों एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर इसका पूरा नाम था साथियों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में देख लीजिए, काफी इजी प्रश्न है। जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वहीं पादप विज्ञान अर्थात पेड़ पौधे से संबंधित विज्ञान का जनक साथियों थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आपको याद रखना है किसे साथियों? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। तो साथियों वीडियो यदि आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके एसएससी एमटीएस या कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो उन तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों। और साथियों आपको बता दें ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम में सारा कुछ पीडीएफ पहले से डला हुआ है, तो आप लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़िएगा, वहाँ सारा कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है, जिसके खोज के कारण आविष्कार के कारण साथियों नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए साथियों कि 1901 से प्रारंभ हुआ है। यह विश्व स्तर पर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको यह बात भी याद रखनी है साथियों। और नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो आपको याद रखना अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक है? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल जी के खोज के ही कारण के नाम के आधार पर साथियों नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व स्तर पर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ये बातें याद रखनी है। 22वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी की बात करें तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग आपको याद रखना साथियों। यह भी आपके एग्जाम के लिए, कोई भी जनरल एग्जाम के लिए साथियों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम को देख लीजिए, यह प्रश्न पूछा ही जाता है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है साथियों। आपसे पूछा जाता है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यूनिक प्रश्न है इसलिए आपसे पूछा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपका। तो साथियों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जी थे। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपको बता दें महत्वपूर्ण करना हमारा जरूरी नहीं है, ये सारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों आपको वीडियो पर कंटिन्यू रहना है और ये सारा कुछ नोट करते जा रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी आदत है। यदि नोट नहीं बना पा रहा है या किसी वजह से साथियों आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है नोट बनाने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाइए। और साथियों जब आपका एग्जाम होगा उस समय साथियों आपको पीडीएफ से रिवीजन करने में काफ़ी सुविधा होगी, तो आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। उसके बाद 24 नंबर में आपसे साथियों पूछा गया है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है फीमर की हड्डी, अर्थात जांघ की हड्डी जो होती है साथियों फीमर, वो सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी,
तो यहीं पे साथियों इंक्लूड कर दिया गया है प्रश्न बना के आपके लिए। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, कान की हड्डी होती है। तो दोनों ही प्रश्न आपके इस प्रकार से साथियों सजाया गया है पीडीएफ में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी हड्डी पूछी जा सकती है तो सबसे छोटी हड्डी भी आपको कंफ्यूज ना कर, इसके लिए साथियों उसी के नीचे इसे डाल दिया गया है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर आप याद करेंगे कहाँ पे होता है, जांघ पे होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप से होता है। तो साथियों आपको याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कहाँ पे होती है, जांघ पे होती है। एवं सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कहाँ पे होती है साथियों, कान पे होती है। आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर पे। अगला नंबर में प्रश्न संख्या 26 के रूप में आपसे पूछा गया साथियों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प की बात करें साथियों, रेफलेशिया आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साथियों। जो भी आपके साथीगण जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको वीडियो दिखा के एक बार पूछिएगा कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके लिए चुनिंदे प्रश्न ही लाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में है साथियों। हो सके कि आपको कोई काम त्यागना पड़े तो इस वीडियो के लिए आप काम को भी त्याग सकते हैं ये वीडियो, लेकिन छोड़िएगा नहीं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई और वीडियो ना देखे, कोई और काम ना करे, लेकिन साथियों यह आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने कितने मेहनत से आपके लिए प्रश्नों को इंक्लूड किया है वो हम ही को पता है। आप प्रश्नों को रिविजन करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, और यदि नोट बना रहे हैं तो ये आपकी काफ़ी अच्छी आदत है, ताकि साथियों अपना नोट ज़्यादा याद होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कई बार पूछा गया है। विटामिन 12। विटामिन 12 में साथियों कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है साथियों। सबसे पहले जान लीजिए कि एनीमिया किसके कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन ही हमारे रक्त को लाल करने में सहायता प्रदान करती है साथियों। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही जो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया रोग के उपचार के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आपको याद रखना है विटामिन 12। विटामिन 12 आपको याद रखना है, जिसमें कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है, जैसे कि आगे के प्रश्न में आपने जाना। उसके बाद 29वां नंबर प्रश्न साथियों, रतुंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो आपको याद रखना साथियों, विटामिन ए की कमी से रतुंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए आपको याद रखना है। आपको बताना है साथियों कि विटामिन ए सर्वाधिक रूप में किस फल से हम लोग को मिलता है। आपको यह चीज़ कमेंट करके बताना है साथियों। प्रश्न काफ़ी अधिक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हम इसको अगले पार्ट में आपके लिए लाएंगे। आज के लिए साथियों 30 प्रश्नों को रहने देते हैं। कमेंट में आपको विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत पूछा गया है, उसे जरूर बता दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे साथियों अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।